खबरनामे में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक खत लिख दिया। कौमी असम्बली के तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए तारीख देने का कहा गया है। आपको ये बताते चले कि आइन के तहत सदर आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेंगे। खत में ये कहा गया है कौमी असम्बली की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात करवाने होते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, मजीद क्या कहा गया है खत में, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत जो है वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से इंतहाई मुतहरिक हो गए हैं। ऐवान सदर की जानिब से खत जो है वो लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की तहलील के 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया है। आइन के आर्टिकल 48(5) और आर्टिकल 224(2) के तहत सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात कराने की तारीख से मुकर्रर करेंगे। खत में कहा गया कि कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मशावरत जरूरी है। पहले अपोजिशन लीडर को खत लिखा गया था और अब इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख का तयन करने के लिए खत लिख दिया गया है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत जारी है। जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आज बहुत अहम केस सुन रहे हैं, कोशिश है मुकदमा निपटाया जाए। अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फैसला नहीं कर रही। हम यकतरफा फैसला कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि पंजाब के हवाले से फिलहाल मुदाखलत नहीं कर रहे। कोई मसला है तो दरख्वास्त दें, यकतरफा फैसला कैसे कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की ये समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। नून लीग के जो वकील है आजम नज़ीर तारा और उनकी जानिब से ये कहा गया कि लाहौर में हालात कशीदा है, लगता है आज भी वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि पंजाब के हवाले से फिलहाल मुदाखलत नहीं कर रहे। कोई मसला है तो दरख्वास्त दे, एक तरफा फैसला कैसा दे सकते हैं? तो आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत जारी है। जजेस ने ये रिमार्क्स दिए कि आज बहुत अहम केस सुन रहे हैं, कोशिश है मुकदमा निपटाया जाए। अदालत पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि फैसला नहीं कर रही, एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत जारी है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 4 रोज से इस पर समाअत हो रही है, आज भी इस पर समाअत जारी है और ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि बड़ा अहम केस सुन रहे हैं, इतनी जल्दी एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हैं? और पंजाब असम्बली का इजलास कब होगा, कन्फ्यूजन ऐसे में बरकरार है। डिप्टी स्पीकर ने रात गए इजलास तलब किया, जबकि तर्जुमान पंजाब असम्बली कहते हैं इजलास तो 16 अप्रैल को ही होगा। पंजाब असम्बली का इजलास आखिर कब होगा, बात कर लेते हैं। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा क्या वक्त दिया गया है, कन्फ्यूजन क्यों बरकरार है अभी तक? मोहसिन से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से आपको बताएं कन्फ्यूजन बरकरार है। डिप्टी स्पीकर ने रात गए इजलास तलब किया, जबकि तर्जुमान पंजाब असम्बली की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इजलास तो 16 अप्रैल को होगा। तो ये कशमकश अभी बरकरार है, कन्फ्यूजन अभी बाकी है। क्या कुछ होने जा रहा है, इस सिलसिले में हम अपने रिपोर्टर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अपने नाजरीन को ये बता दें कि आज तलब किए गए इजलास का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तर्जुमान की जानिब से कहा गया है। और मोहसिन बिलाल हमारे साथ ही मौजूद हैं। मोहसिन, क्या डिटेल्स हैं, कब हो रहा है इजलास? मोहसिन, आवाज आ रही है? पंजाब असम्बली का इजलास कब होगा, कन्फ्यूजन बरकरार है। अपने नाजरीन को ये बता दें कि तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि आज तलब किए गए इजलास का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन में शाम 7:30 बजे का वक्त दिया गया है और डिप्टी स्पीकर ने कुछ बात की है, अपने नाजरीन को पहले वो दिखा देते हैं। मान क्या मतलब क्या वो कह सकते हैं कि हम नहीं होने देंगे। ऑर्डर जारी हो चुका है, उस पर हम लोग उनको इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो और भी कानूनी तरीक़ेकार है उसको जारी करना। इसी मामले पर मोहसिन बिलाल से हमारा राब्ता हुआ है। मोहसिन, बताइएगा डिटेल्स क्या हैं? डिप्टी स्पीकर वो ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी किया है, इजलास आज ही होगा, जबकि तर्जुमान पंजाब असम्बली उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को ही होगा।
पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा या 16 तारीख को? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इजलास तलब करने के हवाले से आमने सामने आ गए हैं। स्पीकर परवेज इलाही की हिदायत पर पंजाब असेंबली में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी आयद है। बिल्कुल, असेंबली सिक्योरिटी ने मीडिया को असेंबली के मेन गेट पर ही रोक लिया है और इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है। आसिम नसीर, बताइएगा सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल आप वहाँ पर देख रहे हैं? जी, सूरत हाल ये है कि इस वक्त पंजाब असम्बली में मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो पंजाब असम्बली के दरवाजे हैं उन्हें वहाँ पर सख्त जो है सिक्योरिटी है। एक तो पुलिस की सिक्योरिटी भी बुलाई गई है, जबकि जो पंजाब असम्बली की अपनी सिक्योरिटी है उन्होंने मीडिया मेहमान जिनके कार्ड बाकायदा तौर पर एक्रेडिटेशन हम लोगों के कार्ड बने हुए हैं, कुछ की आर्जी कार्ड है, कुछ की मुश्किल कार्ड है, तमाम चाहे जो से मर्जी कार्ड है, उन तमाम अफराद को अंदर जाने से मना कर दिया और उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें इजाज़त नहीं है। लेकिन जब उनसे बात कर रहे हैं कि आप मीडिया भी हैं तो हमें बताएं, तो वो कह रहे हैं हमने सामने आके कोई बात नहीं करनी, लेकिन हमें अंदर से इजाज़त नहीं है। तो सूरत हाल जो है इस वक्त बड़ी एक मुख्तलिफ नौयत की हो गई। और मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि 1985 से पंजाब असम्बली के अंदर कभी भी इस तरह की सूरत हाल नहीं हुई कि अगर हम ये कहें कि दौरे आमरीत के बाद से ही जब से जमहूरी अमल चल रहा है, कभी भी ये मामला नहीं हुआ कि किसी पंजाब असम्बली की जो प्रेस गैलरी है उसे बंद किया जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब असम्बली के अंदर प्रेस गैलरी में क्या जाना है, पंजाब असम्बली की प्रीमिसेस के अंदर जाना भी जो है वो अब आज जो है इस वक्त रोका गया है और कहा यही जा रहा है कि मीडिया को जब इजाजत मिलेगी तो हम अंदर जाने देंगे। तो एक तो जहाँ पर इजलास के ऊपर कंफ्यूजन पैदा हुई है क्योंकि एक तरफ डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि इजलास है, जो उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए हैं, यानी पंजाब असेंबली के अंदर भी कंफ्यूजन है कि इजलास होगा कि नहीं और बाहर भी कुछ कंफ्यूजन ही दिखाई देती है। आसिम नसीर, अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी और सहाफ़ियों में तल्ख कलामी हो गई। बात किराए के लोगों से फवाद चौधरी के बॉयकॉट तक चली गई। फवाद चौधरी ने माफ़ी ना मांगी, माइक उनके सामने से हटा दिए गए। असद उमर वजाहतें करते रह गए। किराए पे आते हैं लोग इस तरह के स्टेटमेंट, किराए के टट्टू आप होंगे वो हम चौधरी आप सवाल लेने बात करने गलत बात किया इन्होंने, गलत बात किया। जबरदस्ती आप कहेंगे गलत बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है फिर सवाल होता है। ठीक है, मैं बताऊं तो प्लीज इससे बात कर रहे हो, अभी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की पेरोल पे रहेगा, उठवा लो तुम, उठवा लो, तुम्हारी शक्ल है कोई उठाएगा। आप भी तो किराए के, आप भी तो किराए पे आए हैं, चलो जाओ ना यार, आप भी किराए पे आए हैं, आगे हो गए, चलो हटो। 40 ज़र्फ होना चाहिए बंदे में कि 1 घंटे नहीं होता, कोई सवाल के जवाब से नहीं भाग रहे, लेकिन हमेशा ये होता है पहले बात मुकम्मल होती है फिर सवाल होता है। पता तुम्हें सवाल कहां से मिलते हैं, आप सिर्फ केस के हवाले से बात करें। एक आगे जो है वो चले जाएंगे। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म इमरान खान पर खड़ी तनकीद, कहा अगर कोई ख़त था और साजिश थी तो सुप्रीम कोर्ट में पेश करते, किसी ख़त का वजूद है ही नहीं। हुकूमत ने सलामती कमेटी को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, ये कौमी सलामती कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं। सिक्योरिटी इदारे आए और वजाहत दें। ये हुकूमत एक ख़त लेकर आ गई और वो भी जाली ख़त जिसका कोई वजूद नहीं। वो ख़त आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो ख़त सिरे से था ही नहीं, अपने जलसे में दिखाया था, वो एक खाली कागज़ था। आइन तोड़ना आपके लिए आसान है लेकिन ख़त दिखाना आपको मुश्किल लगता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। ये खत का ड्रामा आपने अगले दिन करना था, उससे एक दिन पहले आपने पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं अमेरिका में, उनको आपने रातों रात ब्रसल्स स्मगल कराए। कहाँ है वो एम्बेसडर साहब? आज मैं सवाल करना चाहती हूँ। ये खत ना था, ना है
ये एक ड्रामा था। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को उसको आपने इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए और इस बात में आप कौम को वजाहत दें। चंद दिन इक्तदार में रहने के लिए पाकिस्तान के आइन को तोड़ दिया, असेंबली तोड़ने की तरफ ये सिर्फ इसलिए गए कि इनको ये पता था कि अगर कोई और जमात ऑपोजिशन में से आ गई, चाहे वो महीने के लिए इक्तदार में आई, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। 4 डिक्टेटर्स ने इतने बदतरीन तरीके से नहीं तोड़ा जितनी बेशर्मी से आईने पाकिस्तान पर हमला इमरान खान ने किया। गद्दारी की सजा आर्टिकल 6 है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अगले इलेक्शन में आप बतौर गद्दार आइन तोड़ने वाले का चेहरा लेकर जाएंगे। हम भी इलेक्शन से भागने वाले नहीं। इलेक्शन से तो तुम भागो। जब मैदान में उतरेगा स्टेट सिक्योरिटी के बगैर तो इसको लगेगा पता कि लोग किस तरह अंडे टमाटरों से इसका इस्तकबाल करते हैं। हम इलेक्शन में जरूर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के आइन का पहले फैसला हो जाने के बाद। और इलेक्शन में इमरान खान जैसे गद्दार को इंशाअल्लाह ताला तारीखी शिकस्त देंगे। और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने अपनी ज़ात और सियासत बचाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी फोरम को मुतनाज़ बना दिया। इदारे गैर जानिबदार होना चाह रहे थे, लेकिन ये शख्स उन्हें फिर सियासत में घसीट लाया। कौमी सलामती कमेटी इजलास पर शफाफियत बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन को गद्दार कहने वालों को रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने का भी इंतबाह। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमतों को गिराने का बिगल भी बजा दिया। वो कहते थे कि जेब में क्यों है आपका अदम एतमाद, लेकर आया है, ये तो तोहफा है, हम आपको शिकस्त देंगे। वो पिच छोड़ के भाग गया, विकेट्स उठा के भाग गया, छूटे छोड़ के भाग गया, पता नहीं और क्या क्या छोड़ के भाग गया। इतना बुज़दिलाना शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखा। वफाक से भी भाग गया और पंजाब से भी भागने का कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे इदारा इमरान खान की सिलेक्शन की वजह से मुतनाज़ा हुए, उनको मौका है कि अब वो गैर मुतनाज़ा हो सके। उसने अपनी ज़ात बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमारा नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को मुतनाज़ा बनाया, इस्तेमाल किया अपना ही सियासत के। उस मीटिंग का क्लैरिफिकेशन सामने आना बहुत ही जरूरी है। जब सारे इदारे गैर जानबदार होना चाह रहे थे, न्यूट्रल होना चाह रहे थे, एपॉलिटिकल हो रहे जा रहे थे, इस शख्स ने जानबूझ के उनको फिर से सियासत में घसीट लिया। उस मीटिंग को रख, अगर किसी में हिम्मत है कि हमें गद्दार कहें तो फिर हमें हमारा रिस्पॉन्स भी उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो इमरान खान का सिलेक्टेड हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में है, पख्तूनख्वा है, वक्त आ गया है कि हम वहां भी अदम एतमाद लेकर आए। बैरूनी साजिश का हिस्सा बनने वाले सब गद्दार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर में खिताब करते हुए कहा, गुलामी 3 स्टूजेस करें जिनके पैसे बाहर पड़े हैं। हम खुददार कौम है, गुलामी नहीं करेंगे। इस बार इलेक्शन में मुखालफिन को सिर्फ शिकस्त नहीं होगी बल्कि सियासी कब्रें बनेंगी। ये जो 3 स्टूजेस हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अगर हम मकरूज हैं तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलामी करोगे। ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये जो तमाशा हो रहा है हमारी होटल में, जिधर इन्होंने लोगों के जमीन खरीद के, और जिसमें से हमारे लोग भी हैं, अदालत में हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं। इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे। पाकिस्तान की अवाम आने वाली इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी। सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। जब तक हम इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, हमेशा हमारी जमहूरियत का ये सौदा करेंगे। कोई भी ये कर सकता है। क्या हिंदुस्तान फैसला करे कि पाकिस्तान की हुकूमत गिरानी है, 10, 15, 20 अरब रुपए में हुकूमत गिरा देंगे वो। इसलिए आज फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान। आपके हर रोज एहतजाज होने चाहिए। जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है उसको पैगाम जाए, और जो यहाँ उनके गद्दार हैं उनको पैगाम जाए कि ये जिंदा कौम है, ये कभी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस की समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा है कि मरासले में 4 चीज़ें सामने आई हैं। बात करेंगे, जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी जो है वो बेंच कर रहा है। इस वक्त जो है वो पीटीआई की जानिब से बाबर अवान जो उनके वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं, जिस पर जो है बाबर अवान ने अदालत को बताया कि हमने ये देखना है कि क्या स्पीकर को ये इख्तियार हासिल था, जिस पर जो अदालत ने ये सवाल किया था, जिस पर जो है वो बाबर अवान अदालत को इस वक्त जो है वो बता रहे हैं कि एक जो मरासला आया था उसमें हमें ये बताया गया था कि इस हवाले से जो बरतानवी अदालत का फैसला भी दिया गया बाबर अवान की जानिब से, और जिस पर जो है वो बाबर अवान ने ये भी कहा कि आईने पाकिस्तान का मुआवजा भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के आइन से नहीं किया जा सकता, वो एक सजदा करें तो गिरा समझा हमारा हजारों सजदा। अदालत ने ये भी बाबर अवान से इस्तफसार किया कि हमने देखना है कि क्या स्पीकर को इख्तियार हासिल है, वो हाउस में एजेंडे से हटकर किसी फैक्ट पर जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया बाबर अवान से कि अगर ऐसा कोई मटेरियल मौजूद है तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कब हुई, एक आईनी तरीके से जिसको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया, क्या ऐसा मवाद हो सकता है, आपने ये भी बताना है। अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि कानून के मुताबिक इस केस में क्या इल्जाम है, जिस पर जो है वो बाबर अवान इस वक्त जो है वो अदालती सवालात के जवाब दे रहे हैं और अदालत को स्पीकर के मरासले में 4 चीजें सामने आई हैं, लेकिन ज्यादा तफसीलात नहीं दी जा सकती। दफ्तर खारजा ने मरासला देकर वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के साथ मीटिंग की है। शहजाद अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद कहते हैं इमरान खान चाहता है कि अदालत और इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे। इस्टेब्लिशमेंट को खुद को न्यूट्रल साबित करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है सियासतदान आपस में बैठकर आइंदा के निज़ाम पर इत्तेफाक करें। उसने अपनी हुकूमत को ख़त्म किया। ये तो ऐसा ही है जिस तरह आप अपने कमीज़ को आग लगा ले और फिर वी का निशान भी बुलंद कर ले। इमरान खान साहब का जो मुतालिबा है वो कुछ और है कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो दस्तूर उनका साथ दे। ये उनका इम्तिहान है, उनको ये साबित करना पड़ेगा। लेकिन उनकी इज्जत, वक़ार और ताकत इसी में है कि वो पूरी कौम का बन जाए, किसी पार्टी का ना बन जाए। अदालतों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा हो जिसके नतीजे में जमहूरियत बच जाए। हम आएंगे अवाम की ताकत से और अवाम की राय से, और ज़ाहिर है जिनको ये लाते हैं उनका हशर यही होता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। रास्ता यही है कि सियासतदान आपस में बैठकर आइंदा के निज़ाम पर इत्तेफाक करें। अगर वो गवर्नर हो के इसका ऐलान करते, अब जब उसको फारिग किया गया है तो उनकी बातों में वो वज़न कम है। जमात इस्लामी किसी की जागीर नहीं है, इसमें तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, न सिर्फ सरवर साहब के लिए, वो तो बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है। खबरों में आगे जानिए अनोखी चोरी के बारे में। और पंजाब के वज़ीर आला बुज़दार नहीं थे, फरा थी। तमाम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग फरा को करोड़ों की रिश्वत देकर हुआ करती थी। मरियम नवाज ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि रातों रात पुलिस के हिसार में फरा को फरार करवाया गया, नाम ECL में डाला जाए। इन जैसे लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत भी मौजूद है, भागने नहीं देंगे। बुज़दार साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, फरा चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और उसके सारे कनेक्शन बनी गाला से मिलते। रातों रात बुर्का पहन के आपने फरा को फरार कराया पुलिस के हिसार में। कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को पैसे करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार होगी। इन सब के नाम जो है वो ECL पे डालें। और फरा को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम उन लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत मौजूद है। तुम भाग नहीं सकते। अब तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारे आगे कौन था, तुम किसकी फ्रंट पर्सन थी, सब आएगा सामने। मैं तो हैरान हो गई। कल एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान साहब कह रहे थे जो बुज़दार ने किया है पोस्टिंग ट्रांसफर, ये करप्शन नहीं हो, सब कौम के सामने आएगा। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और इसका जवाब हम आपसे लेके रहेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। आज मैंने सुना है गवर्नर हाउस में कोई इजलास था जिसके अंदर PTI के 54 या 55 अरकान नहीं शरीक हुए, नहीं थे वहाँ। इतने वो बेचारे घबराए हुए हैं कि रोज़े में पानी मांग रहे थे। अगर आपके लोग पूरे हैं तो फाउल प्ले क्यों करते हैं? आए ना ज़रा सामने आए। परवेज़ इलाही साहब भी आ जाए, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी आ जाए, वोटिंग करवा लें। फिर डर किस बात का? फिर इतने दिन इजलास क्यों आगे कर दिया? परवेज़ इलाही होश के नाखुन ले गंडासा लेकर निकले हैं। गंडासा हमारे पास भी है। अगर कल को कोई जानी नुकसान हुआ तो जिम्मेदार इमरान नियाजी और परवेज़ इलाही होंगे। हमजा शहबाज ने फिर खबरदार कर दिया, कहा तमाम अरकान के साथ असेंबली जाऊंगा, अगर आइन और कानून ना रहा तो मैं वज़ीर आला बनकर क्या करूंगा। परवेज़ इलाही साहब होश के नाखुन लें। ये गंडासा लेके जो आप निकले हैं ना, हमारे पास भी गंडासा है। अगर
हमारी ख़वातीन को, हमारे बुज़ुर्गों को, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को होटल में जत्थों की सूरत में वहाँ पे जाके तंग किया जाएगा, तो फिर हमारे वर्कर भी जज्बात में आएंगे और खुदा न खास्ता एक नुकसान भी जान का हो गया तो ज़िम्मेदार जो है इमरान नियाज़ी और परवेज़ इलाही होगा। मेरी बड़ी दर्दमंदाना अपील है यार, मैं वज़ीर-ए-आला बनकर क्या करूँगा इस मुल्क में जब यहाँ पर आइन और कानून जो है वो पामाल हो रहा है, लोग हंस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए। अगर नोटिस आज ना लिया तो ये लोगों के घरों में घुसेंगे और ये कहता है ना कि मेरी बंदूक के निशाने पर फना है, ये खुदा न खासा लोगों पर गोलियां बरसाएगा। ये इमरान नियाज़ी जो है खुद कुछ बम्बार की जैकेट पहन रखी है और जमहूरियत को ये अपना जो ताऊ बाला करने निकला है, इसका हाथ पकड़ना होगा, इसका रास्ता रोकना होगा, इसको मिसाल बनाना होगा, इसका मुहासबा करना होगा, इसका एहतसाब करना होगा, वरना फिर पछतावा रह जाएगा। भिखारी माफिया सरगर्म, तफसीलात जानिए कुछ ही देर में। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मरियम औरंगजेब गुफ्तगू कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त आइन शिकनों के खिलाफ मुकदमे पर समाअत जारी है, लेकिन वो आइन शिकन जिन्होंने आइन के ऊपर हमला किया है वो अभी भी रियासती ताकत को इस्तेमाल करके, रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं और जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है कि वो शिकस्त खा चुके हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, तमाम पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त 22 करोड़ अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और आइन शिकनों को भी पता है जिन्होंने आइन पर हमला किया है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी इमरान खान साहब का बयान आ रहा था कि कमीशन बना दे, लेटर गेट कमीशन। ये तमाशे, ये ढोंग, इसको बंद करें। जो जाली ख़त का फ्लॉप सीन हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि कोई ख़त था ही नहीं। और मैं उन लोगों को भी कहती हूँ जो आज भी ये समझते हैं, वो चंद हजरात, कि कोई बैरूने मुल्क साजिश हुई है। बैरूने मुल्क साजिश का इमरान खान साहब को 7 मार्च को पता चल गया तो 3 अप्रैल तक का इंतज़ार कैसा? बैरूने मुल्क साजिश का अगर 7 मार्च को पता चल गया था तो 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक को स्पीकर ऑफिस ने जमा क्यों किया? अगर 7 मार्च को बैरूने मुल्क साजिश का पता चल गया था, जो बैरूने मुल्क साजिश करने वालों ने पास बुलाकर बताई थी कि हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो फिर मोशन को पार्लियामेंट में ले करने की इजाज़त क्यों दी गई? और अगर बैरूने मुल्क साजिश का पता चल गया था 7 मार्च को, तो 3 अप्रैल को वोटिंग कराने के लिए सेशन बुलाया गया। इन्होंने ही बुलाया। इनको इस बात का ख्याल था कि शायद ऑपोजिशन के पास अक्सरियत पूरी ना हो, लेकिन जब इनको पता चल गया उस दिन, वोटिंग वाले दिन, कि 197 लोग ऑपोजिशन बेंचेस पे इनके खिलाफ वोट देने बैठे हैं, तो इनको बैरूने मुल्क साजिश याद आ गई। बैरूने मुल्क साजिश अगर हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, पूरी जमात ने फॉरेन फंडिंग के जरिए पैसे मंगाकर मुल्क के अंदर बैरूने मुल्क साजिश करके मुल्क को बेरोजगार किया, अवाम को भूखा किया, अवाम को गरीब किया, अवाम की रोटी छीनी, अवाम का आटा चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार की, कश्मीर फरोशी की। ये होती है बैरूने मुल्क साजिश। तो अगर लेटर गेट कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को लूट मार करने वालों के खिलाफ कमीशन बनेगा और पाकिस्तान की आवाम बनाएगी और बताया जाएगा उस कमीशन में कि किस तरह इमरान खान साहब ने अपने दस्तखतों से पाकिस्तान के आवाम की चीनी चोरी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की। आज वो लोग जो पहले करप्शन का बयानिया झूठा लेकर इलेक्शन में गए थे और पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालकर इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद जब हुकूमत में आए तो मदीना की रियासत बनाने का दावा करके पूरी की पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालकर हुकूमत की। जब मदीना की रियासत और मदीना के नाम पर सियासत नाकाम हुई, उसके बाद जब 3.5 साल बाद अवाम इनसे सवाल पूछती है कि कहाँ है 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर, और क्यों हमारा आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी हुआ, तो आगे से गालियां देते हैं, आगे से अमर बिल मारूफ के नारे लगाते हैं। और जब वो भी
पाकिस्तान की आवाम को इनके अमाल का पता चला तो बैरूने मुल्क साजिश के कागज़ लहराए गए। यही कागज़ ऑपोजिशन के खिलाफ कमीशन खाने और करप्शन करने के ऊपर लहराए गए। और आज कहाँ हैं वो लोग? और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस्तेमाल किया ऑपोजिशन को जेलों में डालने के लिए। और उसके बरक्स मतीउल्लाह जान साहब, आप इनसे सवाल पूछते हैं कि फराह गुज्जर बाहर क्यों गई, ये आपको कैसे जवाब देंगे? आप मुझसे पूछें फराह गुज्जर बाहर क्यों गई। पहली बात तो फराह गुज्जर बाहर गई नहीं, फराह गुज्जर को इमरान खान साहब ने बाहर भगाया। और वो इसलिए भगाया कि फराह गुज्जर इमरान खान साहब की बीवी की फ्रंट मैन थी, इमरान खान साहब की फ्रंट मैन थी। जिस तरह शहजाद अकबर एसिड रिकवरी यूनिट में बिठाकर इमरान खान साहब ने वफाक में उनको अपना फ्रंट मैन बनाया, इसी तरह फराह गुज्जर को वफाक में शहजाद अकबर को और पंजाब में फराह गुज्जर को बिठाकर वो लूट मार की। और क्यों बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया? क्योंकि इसी तरह का ताबेदार चाहिए था। असल में पंजाब में फराह गुज्जर साहिबा चीफ मिनिस्टर थीं और डीसी, एसी, तहसीलदार, रेडी वाला जिससे पैसे मिलते थे खाकर तमाम तकररियां और ट्रांसफरें फराह गुज्जर साहिबा ने कराई। और क्यों कराई? क्योंकि इमरान खान साहब की बीवी उनको ये हुक्म देती थी। तमाम महकमात बनी गाला से आते थे, बक्से भर भर के पैसों के बनी गाला जाते थे और इसलिए 300 कनाल के महल का खर्चा चलता था। 1.5 लाख के ऊपर 300 कनाल का खर्चा नहीं चलता। ये तमाम पैसे बक्से भर भर के फराह गुज्जर साहिबा पंजाब से, एसीओ से, डीसी से, इंस्पेक्टर से, तहसीलदारों से, रेडी वालों से पैसे खाकर इमरान खान साहब को भेजती थी। इसी तरह शहजाद अकबर साहब वफाक में शुगर मिल से, फ्लोर मिल से, आटा मिलों से, इन सब चीनी, आटा, बिजली, गैस, दवाई चोरों से, नैब से पैसे खा खा कर इमरान खान साहब को देते थे। वो गोदाम जो पैसों का बनी गाला में भरा गया है वो शहजाद मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी भी बात कर रहे हैं। दूसरा, फिर अगर अदालत के फैसले के नतीजा जो भी निकलेगा, अगर मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी मईशत जो हमने बड़ी मुश्किल से संभाली थी, हमने तेल की कीमतें कम की, हमने बिजली की कीमतें कम की, उसके बाद जो जॉब्स क्रिएट की, वो सारा जो हमने गेंस लिए थे वो तेज़ी से हाथ से निकल रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि स्टेबिलिटी की तरफ जाने का वाहिद तरीका जो है वो इलेक्शंस है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पिटीशन क्या है, सबसे पहले नून लीग का या अपोजिशन का मुतालबा क्या था? वो कह रहे थे जी इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में हुकूमत जानी चाहिए। हुकूमत चली गई है, इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर अगर अब ये और असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, अब पिटीशन क्या है कि नहीं, ये असम्बली सही डिज़ोल्व नहीं हुई, आप इसको रीस्टोर करें, हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, फिर हुकूमत भेजेंगे। तो यानी एक बेतुकी बात है जिसके ऊपर ये सारी अपोजिशन इस वक्त फंसी हुई है। मैं अपोजिशन से भी कहना चाहूँगा मुल्क का भी ख्याल करें। मुझे पता है कि आपका अपने पाँव तक की सिर्फ ध्यान है, उससे आगे आप नहीं देख रहे हैं। चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार दौर में डीजी खान में निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को खुली छूट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने ज़रई ज़मीन को बगैर फीस वसूली के रिहायशी अराजी में मुंतकिल किया, जबकि कई हाउसिंग सोसाइटीज़ से नक्शा, फीस, डिज़ाइंस और सीवरेज सिस्टम समेत दीगर वाजिबात भी वसूल ना किए गए। दानिश मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दानिश, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इलाके में निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में बड़ा इंकशाफ हुआ है, जहाँ पर 2000 कनाल से ज्यादा रकबे की निजी हाउसिंग सोसाइटी से नक्शा, फीस, डिजाइन और सीवरेज समेत दीगर वाजिबात जो है वसूल ही नहीं किए गए। अगर तफसीलात की बात की जाए तो जमाल सरवर हाउसिंग सोसाइटी से 16 करोड़ 8 लाख, रफीक मॉडल सिटी से 11 करोड़ 77,86,000 और गुलिस्तान सरवर हाउसिंग स्कीम से 11 करोड़ 17,56,000 वसूल ही नहीं किए गए। जबकि उस्मान टाउन को 4 करोड़, खतरान सिटी, डिफेंस व्यू, ख्याबान उमर और ख्याबान मुमताज को 3-3 करोड़ की गैर कानूनी फायदा पहुंचाया गया। इसी तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान के अफसरान ने डीजी स्कीम गुलशन नूर और मुमताज फेज 2 से 3-3 करोड़ ही
वसूल नहीं किए गए। किसी तरीके से शान मुस्तफा स्कीम 4 करोड़ और अल-आइन सिटी 2 करोड़। अच्छा दानिश, उस्मान बुज़दार ने कहकर बनवाया है, मतलब क्या ताल्लुक है, क्या रिलेट करना चाह रहे हैं? जी, चूंकि उस्मान बुज़दार के इलाके में ये सारी निजी हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं और इनसे किसी किस्म की भी वसूल ही नहीं किए गए, रकूम का वसूल नहीं किया गया। इसी तरीके से जो है वो माली कौमी खजाने को जो है वो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें म्यूनसिपल अफसरान, प्लानिंग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डेरा गाजी खान और दीगर अफसरान जो मौजूद है, क्योंकि उस्मान बुज़दार का वो इलाका और इसी इलाके में बहुत ज्यादा तरक्याती मंसूबे भी ले जाएंगे, लेकिन ये देखा जाए दूसरी जाने तो हाउसिंग सोसाइटीज को। ठीक है दानिश, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया आपका। ये चलते हैं तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। और डिप्टी स्पीकर जो इस साजिश में मुलव्विस थे उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उन सबको आर्टिकल 6 के जरिए ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए और पाकिस्तान की आवाम को ये जवाब दिया जाए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को गद्दार क्यों कहा गया, आइन क्यों तोड़ा गया, आइन पर हमला क्यों किया गया और 3.5 साल अवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वालों को पाकिस्तान की आवाम को हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा मरियम साहब, अभी आपने कहा कि आटा, चीनी चोर फलां, तो अभी जो चीनी चोर है वो आपके पास चले गए, तो क्या अब आप उनका एहतसाब करेंगे ताकि आवाम अगली दफा लुटने से बच सके? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर है उस पर कमीशन इमरान खान साहब ने बनाया था और उसके अंदर कमीशन बनाने की तमाम उसके बाद जो प्रोटेक्शन थी वो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को दी। मरियम औरंगजेब मीडिया से बात कर रही हैं। हेडलाइंस होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए।